मोदी पर अगर मैं किताब लिख रहा होता तो आज अशोक जी के कार्यक्रम में नहीं होता, मेरा बुलाते भी नहीं आप, और 3 महीने का मेरा वेतन भी नहीं होता। मेरी पत्नी की और मेरे परिवार की मेरे शादी की सालगिरह पर हम लोग ऐसे रुआसे होके नहीं सोच रहे होते कि अब इस 30 तारीख का क्या करेंगे। इस बार भी मैंने वही रिवाज रखा। मैं गया, मैंने कहा मेरी किताब का फिर भी मोचन है दिसंबर में या जनवरी में, और आप लोग सादर आमंत्रित हैं। तो उन्होंने कहा किताब, कैसी किताब? मैंने कहा 10 साल के इतिहास की किताब, राहुल गांधी की किताब। बस इतनी बात थी कि उन्होंने कहा आपने अनुमति नहीं ली। मैंने कहा पिछली बार भी नहीं ली थी। उन्होंने कहा आपने मेल नहीं किया। मैंने कहा पिछली बार भी मेल नहीं किया था। तो उनकी बातें खुद ही विरोधाभासी हैं। मेरे साथ 150 लोग काम करते थे, नीचे उतरने की हिम्मत 5 की भी नहीं हुई मेरे साथ कि वो मेरे साथ ही सीढ़ियों तक मुझे छोड़ पाएं। उनसे कहा गया कि आप वहीं बैठे रहें, मुझसे कहा गया कि मैं उस तरफ ना जाऊं। मुझे ये कहा जा रहा है, दयाशंकर मिश्र को ये कहते हुए उनके खिलाफ कंपनी ने जो नोटिस जारी किया, आप देखेंगे कि मैंने नियमों का पालन नहीं किया। अनुराग ठाकुर की जो हेट स्पीच है उस पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा था। यहाँ पर मैं उस न्यूज़ रूम का हिस्सा रहा हूँ जहाँ पर पहले सवाल जाते हैं, फिर जवाब आते हैं, 10 बार में आप उसको तय करते हैं। उस खबर के बाद मुझे तो लगा कि मुझे शाबाशी दी जाएगी कि यार हमारे पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है और आपने एक खबर छापी है, और आप नहीं छापेंगे तो मैं आज आपके यहाँ काम करता हूँ, तो आप अगर मेरा समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन ये जो मीडिया है ये डरा हुआ मीडिया है। तो इस डरे हुए मीडिया में हुआ कि खबर कैसे छपी, मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मैंने खैर स्पष्टीकरण उनको दिया। मुझे फिर आगे चल के मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि उसको नौकरी से निकालो। तो जिस संविधान ने, जिन बाबा साहब के संविधान ने हमें नागरिक बनने का दर्जा दिया, अब हमको बनाया जा रहा है प्रजा। मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, आप निकाल दीजिए। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां अभिव्यक्ति की आजादी की बात संविधान में लिखी हुई है। जवाहरलाल नेहरू पे सीरीज कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू अपने शुरुआती एक भाषण में कहते हैं कि मैं हमेशा एक फ्री प्रेस चाहूंगा, आजाद प्रेस चाहूंगा, बनिस्बत इसके कि मेरा तारीफ करने वाला प्रेस हो। लेकिन उस मीडिया का क्या हाल हुआ है 2014 के बाद से, गोदी मीडिया हम कहते हैं। मैं गोदी मीडिया के लिए अंग्रेजी में शब्द तलाश रहा था किसी दोस्त के लिए, तो मुझे एक ही शब्द मिला, लैपडॉग। अब इसका मैं अलग से अनुवाद नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं। तो गोदी मीडिया का क्या हाल है वो इसी बात से समझ में आता है कि एक पत्रकार किताब लिखता है और उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। दुनिया में कितने पत्रकारों ने किताब लिखी है उसकी कोई गिनती नहीं है। फलस्तीन इजराइल पे आप सबसे अच्छी किताबें जो पाएंगे वो पत्रकारों की पाएंगे। एमजे अकबर हमारे देश के जाने माने पत्रकार, नेहरू पर उनकी शानदार किताब है, कश्मीर पे उनकी शानदार किताब है। लगातार लिखते रहते हैं। गिनतियां गिनवाऊंगा तो हमारे आधे घंटे सिर्फ गिनतियां गिनवाने में चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसे पत्रकार हैं, दयाशंकर जी, जिन्होंने राहुल गांधी पर एक किताब लिखी। और राहुल गांधी तो शीर्षक में है इसलिए ऐसा लग रहा है राहुल गांधी पर किताब लिखी है। इस किताब को जब आप पलटते हैं, अभी हम बात भी करेंगे, तो ये समझिए कि हिंदुस्तान पिछले 10 सालों में किस तरह से बढ़ा है, घटा है, बदला है, इसकी पूरी एक परछाई, इसकी पूरी एक छवि उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि एक पत्रकार के लिए शानदार काम है। और ऐसा करने के बाद न उन्हें कोई प्रकाशक मिला जो इस किताब को छाप सके, और नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं ये नहीं कहूंगा नौकरी से निकाला गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नौकरी छोड़नी पड़ी। और मजेदार बात आपने बताई अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि शादी की सालगिरह थी आपकी। तो यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि जब आप घर नौकरी छोड़ कर गए तो प्रतिक्रिया कैसी रही? जी, सबसे पहले नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और इस्तीफा देने के बाद लोग बुलाना बंद कर देते हैं, कंपनियां अपनी दरवाजे बंद कर लेती हैं। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। जब मैं घर पहुँचा तो इसके पहले भी कई नौकरियाँ की थी, कई नौकरियाँ छोड़ी थी। और अक्सर ये होता था कि मैं अपने पिता और अपनी पत्नी को सबसे पहले इसकी सूचना देता था। बहुत पहले तो नहीं दे पाया था, लेकिन कोशिश करता था कि औपचारिक रूप से ऐसा करने के पहले उनको बता दूं। लेकिन उस दिन कुछ भी ऐसी करने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं बची अशोक जी, क्योंकि कंपनी ने मुझे सीधे सीधे कहा कि या तो आप इस किताब को वापस ले लीजिए या फिर आप सोच लीजिए।
किताब को वापस लेने का मतलब था कि जिस तरफ आप हैं तो आप पलट जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये किताब 10 सालों का इतिहास है। इसके 11 खंडों में और 100 से अधिक अध्यायों में ये बात अलग अलग आएगी, जैसे हमने बात की थी। तो मैंने कहा कि मैं किताब वापस नहीं लूँगा, तो इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफ़ा दिया उनको। तो मेरी पत्नी को जब मैं घर पहुँचा और मैंने उनसे, तब तक ये बात सब जगह पहुँच चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि आपने मुझे बताया नहीं। तो मैंने कहा ये ऐसा तोहफा है जो मैं आपको खुद घर पहुँच के देना चाहता था, और संयोग से जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त मैं बेरोज़गार था, कहीं किसी वजह से नौकरी से बाहर था, और आज जब मेरी शादी को 18 साल हुए तो उस दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैं बेरोज़गार हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बेरोज़गारी तो नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये हुआ उसमें परिवार की अपनी चिंताएं हैं, और मेरे पिता भी बुज़ुर्ग हैं, मेरे माता पिता हैं जैसा हम सब के समाज में, तो बस इस तरीके से रहा। काफ़ी उनके लिए भी था, और उनके लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी कि कैसे किताब दुनिया, जैसे आपने बहुत सही कहा कि दुनिया भर में पत्रकार का काम ही लिखना है। बिल्कुल। और पत्रकार क्या करेगा? शायद मैं वो नहीं कर रहा था जो मेरे इस्तीफ़ा देने के कुछ दिन पहले दिल्ली में एक दीपावली मिलन समारोह हुआ, और आप देखें कि पत्रकार उसमें ऐसे खड़े हुए हैं, तो शायद मैं दंडवत मीडिया का हिस्सा नहीं था। इसलिए जब मैंने जानकारी दी कि मैं किताब लिख रहा हूँ, आपको जान के ताज्जुब होगा उस किताब का कंटेंट किसी ने नहीं देखा, विषय देखा। तो क्या राहुल गांधी का नाम न्यूज़ रूम में लेना अपराध है? ये तो आप ही बताएंगे, हम लोगों को पूछेंगे तो पूछने की बात ही नहीं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये किताब न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है, उसी न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है जिस न्यूज़ रूम में कोई भी एक फॉरवर्ड आता है, ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का और बेंगलुरु में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मैसेज आते हैं, अक्षरशः हमको भेज दिया जाता है। एक सिंपल सी लाइन आप लिख सकते हैं, प्लीज चेक बिफोर पब्लिश, लेकिन नहीं लिखी जाती है। जब मैं देयर इज नो नीड टू चेक, ओनली पब्लिश। जैसा कहा गया है वैसा कीजिए। और इस किताब पर आगे बढ़ने से पहले एक तो घटनाओं का जिक्र ज़रूरी है। बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझे भी इंटरव्यूज़ में बात की है, तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप जब नौकरी से बाहर आ गए तब आप बात कर रहे हैं, जब आप वहाँ थे तो आप क्या कर रहे थे? जाहिर तौर पर ये ज़रूरी बात है। तो एक बात तो ये कि जितना मुझ में शक्ति थी मैं उसका वहाँ रहते हुए भी विरोध कर रहा था। शायद ये मेरे विरोध का एक, मैं कहूँगा कि एक असहयोग करने का तरीका था कि मैं 5 साल में उस कंपनी में, जो लगभग सरकारी कंपनी है, मैं किसी जलसे में शामिल नहीं हुआ। ये दीपावली वाले जलसे में अगर मैं शामिल हो गया होता तो शायद मेरा अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि मेरी भी तस्वीर दंडवत मीडिया की होती, मैं भी ऐसे ही होता। और मेरे पास उसका निमंत्रण आया था, जिस निमंत्रण में था कि हस्तांतरणीय, मतलब ये गिने चुने सरकारी कारिंदों को भेजा गया। मैं भी सरकारी कारिंदा ही था, लेकिन मैं कभी नहीं गया। इसकी एक वजह यह भी है कि मैंने 2002 में गुजरात का दौरा किया था बतौर स्वतंत्र पत्रकार। जब ये सारी ताकतें आगे बढ़ रही थी उस वक्त मैं गुजरात गया था। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों में ये फुल सर्कल जैसा है कि कहाँ से यात्रा शुरू होती है। 2002 में मैं बेरोज़गार था क्योंकि मैं रोज़गार ढूंढ रहा था। आज 23 में जब उस निज़ाम के 10 बरस पूरे होने को हैं, और एक किताब आप विपक्ष का पूरा 10 साल का इतिहास, आपने बहुत अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल किया कि 10 साल का इतिहास है, तो उसके बाद आपके पास कोई चॉइस ही नहीं। तो पत्रकार अगर लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? दरअसल इतिहास लेखन में और पत्रकारी लेखन में फर्क भी यही होता है कि हम पुराने समय का इतिहास लिखते हैं, और जो पत्रकार होता है वो अपने समय का इतिहास लिखता है, जो आगे कभी उपयोग किया जाएगा अगर इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो इसलिए ये किताब ही शुरू होती है 2011 से। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी पर अंग्रेज़ी में एक किताब है जो आरती रामचंद्रन ने लिखी, और ये किताब, वो हिंदू की जर्नलिस्ट हैं, उस किताब की भूमिका एन राम ने लिखी है, हम सब जानते हैं उनको। तो जब मेरे मन में ये विचार आया कि मैं एक 10 साल का इतिहास लिखूं और उसमें देखूं कि कौन कौन आवाज़ें हैं जो प्रतिकार कर रही हैं,
तब मेरे मन में राहुल गांधी एक किरदार की तरह आते हैं। तो मैंने सोचा कि इनके बारे में पढ़ूं तो कि लोगों ने लिखा क्या है पहले। बिल्कुल। तो ये जो आरती रामचंद्रन की किताब है, अंग्रेजी में है पहले, मतलब अंग्रेजी में है, फिर मूलतः अंग्रेजी में, फिर हिंदी में भी है। जी जी। तो मैंने देखा कि वो किताब राहुल गांधी के बारे में है, कि राहुल गांधी का जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हुई, वो कैसे कदम उठाते हैं, बायोग्राफिकल जिसको कह सकते हैं। तो मैंने उसको पढ़ा। 2011 में ख़त्म हो जाती है कि चैलेंजेस क्या आएंगे। उस समय की स्थिति देखी कि वो उस किताब में वो कह रही हैं कि राहुल गांधी मतलब एक तरीके से सत्ता में हैं और वो उनकी कमियों के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सरकार की कमियों की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लंबा रास्ता होना है। और मतलब एक तरीके से वो एक भावी तो जहां आरती की किताब खत्म हो जाती है वहां से आप शुरू करते हैं। मैं 2011 से इसको शुरू करता हूँ कि वो याद कीजिए वो सर्दियों के ही दौर 2011 के, और कैसे एक आंदोलन खड़ा होता है। मैं उसको कहूँगा वो तिरंगे की छाया की तरह रचा गया छल था जिसमें सब कुछ झूठ था। फर्जी गांधी आंदोलन, अन्ना आंदोलन की आप बात कर रहे हैं। जी। कर रहा हूँ। इस किताब में आपको सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल। अन्ना आंदोलन मिलेगा और योगेंद्र यादव हमें मिलेंगे इस किताब में, जो आपके पास भी पहले इसी जगह आके कह चुके हैं कि वो शर्मिंदा हैं। और उसमें प्रोफेसर आनंद जैसे लोग थे जिनसे मेरी बातचीत बाद में हुई, जिन्होंने अपनी सब शर्मिंदगी का और इन सब चीज़ों का ख्याल किया। उसमें हमें विनोद राय मिलेंगे जिनके 0-0-0 हम देखते हुए आए हैं। ये सब चीज़ें न्यूज़ रूम में रहते हुए पत्रकार क्या करेगा? वो कह रहा है कि गलत है, लेकिन वो सारा सिस्टम है। फिर आती है असहिष्णुता जो हम देखते हैं। असहिष्णुता के बारे में बात ये होती है कि अक्सर वो दाभोलकर साहब, पानसारे जी और गौरी लंकेश, कलबुर्गी साहब पर चले जाते हैं, लेकिन ये तो चुने हुए नायकों की हत्याएं थी। लेकिन अखलाक, पहलू खान, मोहसिन खान, इस किताब में एक पेज है असहिष्णुता के बाद, और एक बड़ी खूबसूरत कविता कुमार अंबुज साहब की है जिसके बाद वो शुरू होती है क्रूरता, कि क्रूरता कैसे कैसे हमें ख़त्म कर देगी। उसकी दूसरी ही लाइन है क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। तो ये सब जो भारतीयता क्या है, भारतीय होना क्या है, भारतीय होने में तो ये सब समावेशी बात है ना। हजारों वर्षों से हम लोग सब साथ में रह रहे हैं। मेरी जो परवरिश हुई है वो भोपाल में हुई है, खालिस मुसलमानी मोहल्लों में मैं रहा हूँ और दंगों के बाद रहा हूँ। आरएसएस के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा। तो मैं शायद जो आज लोग बता रहे हैं शायद हम उसको समझ सकते हैं। तो ये किताब 2011 से शुरू होती है, दिल्ली उसका पहले चैप्टर का नाम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो असहिष्णुता देखते हैं। उसके बाद इसका किताब आती है महात्मा गांधी पर हमलों के लिए। अशोक जी, एक बात जो मैं बहुत पहले से अपने न्यूज़ रूम में भी कह रहा था, जिसके लिए मैं लगातार हाशिए पर भी रहा, कि जब भी कोई गांधी पर स्टेटमेंट आता तो मैं कहता था कि इसको चलाना ज़रूरी है। क्या हम इसमें ये नहीं लिख सकते हैं? क्या हम इसका प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं? क्या जब प्रज्ञा ठाकुर ये कह देती हैं गांधी के बारे में अपमानजनक बयान, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं दिल से माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन ये किताब उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करती है कि कैसे उस बयान के बाद पूरे देश के उस पार्टी के नेताओं में होड़ लग जाती है कि कौन कितनी हिंसा कह सकता है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि न्यूज़ रूम में इन हिंसाओं को सपोर्ट किया जाता है? हाँ, सपोर्ट किया जाता है इस अर्थ में कि जब हम उसको प्रसारित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि हम इसके साथ हैं और हम इसका खंडन नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए कि कलबुर्गी से लेकर के और गौरी लंकेश से लेकर के और दिल्ली में जो बयान दिया जाता है कि गोली मारो, और प्रज्ञा ठाकुर, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? क्या इनमें से किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं। मॉब लंचिंग के आरोपियों का एक केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं, किताब में मिलेगा। बिल्कुल। तो इसमें क्या गलत है? जब हम न्यूज़ रूम में थे तो पत्रकार का तो काम, कहते हैं, दोनों पक्ष होने चाहिए। अच्छा, लेकिन एक पक्ष ये भी है जो आपका जो पुराना नियोक्ता है वो ये कह रहा है कि नियम कानून होते हैं, जब कोई नौकरी करते हैं तो नियम कानून होते हैं, और उनका ये कहना है कि नियम कानून ये था कि आपको बाकायदा परमिशन लेके फिर किताब शुरू करनी थी। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है आपने 2 किताबें लिखी हैं वहाँ रहते हुए, तो ऐसा तो नहीं कि पहली किताब की आपने परमिशन ले ली थी और दूसरी किताब की परमिशन आपने नहीं ली? बहुत अच्छा। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि सब बड़ा प्लान था, ये जानबूझ के किए ताकि नौकरी छूट जाए, हीरो बन जाए। तो अब इस हीरो बनने से क्या मिलेगा आपको वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप थोड़ा बताइए कि ये आपका प्लान था, साजिश थी, या फिर खेल था? मैं इसमें से किसी शब्द को नहीं मानता। कोई खेल नहीं है, पत्रकारिता कोई खेल नहीं है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए।
मैं यहीं आपसे, आपके ऑफिस से कुछ दूरी पर एक 2 BHK के मकान में रहता हूँ और हम सब उन्हीं हालात में रहते हैं। उन्हीं हालात में रहते हैं। तो एक तो कोई खेल नहीं है, कोई साजिश नहीं है। पत्रकारिता कोई खेल और साजिश दोनों नहीं है। पत्रकारिता असल में कहने की कीमत है, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे चुकानी पड़ रही है, शायद बहुत बड़ी कीमत ये लोग तय नहीं करेंगे। है, लेकिन ये स्थितियाँ हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 2 किताबें मैंने यहाँ लिखी। जब मैंने ये कंपनी 2019 में ज्वाइन की, उसके पहले से मैं मेंटल हेल्थ पर एक सीरीज़ लिख रहा था जिसका नाम डियर जिंदगी जीवन संवाद था। 2020 में वो किताब आई। तो मैंने अपने जो हमारे कहाँ से आई थी वो किताब? वो किताब संवाद प्रकाशन से थी। तो जब ये किताब आई और मैंने बताया जाके, तो ऐसे जैसे ऑफिसेस में होता है, मैं भी वहाँ वरिष्ठ मैनेजमेंट का हिस्सा था। तो मैंने कहा कि मेरी किताब आ रही है और आप लोग आइए और किताब के विमोचन में। अशोक जी, तस्वीरें इंटरनेट पर हैं। सारा मेरे ऑफिस का शीर्ष प्रबंधन आगे की कुर्सियों पर बैठ रहा था, मुस्कुरा रहा था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, IIC में जनवरी में, और सबको बड़े सब लोग थे कि भाई बहुत अच्छा काम आपने मेंटल हेल्थ पर किया है, क्योंकि उसमें कोई सवाल नहीं था। वो तो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था मेंटल हेल्थ, ऐसा नहीं कहूँगा। आज भी मैं लेकिन कुल मिला के वो नॉन पॉलिटिकल है। मेरा ये मानना है अशोक जी कि जो लोग ये कहते हैं कि वो राजनीति नहीं करते, असल में वो सबसे बड़ी राजनीति बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको बताया, वर्बली बताया, मौखिक बताया। वो आए, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि मैंने लिखित में कोई अनुमति ली थी? क्या कोई मेरा ईमेल है? क्या मेरा कोई संवाद है? नहीं। इस बार भी मैंने वही रिवाज रखा। मैं गया, मैंने कहा मेरी किताब का फिर विमोचन है दिसंबर में या जनवरी में, और आप लोग सादर आमंत्रित हैं। तो उन्होंने कहा किताब? कैसी किताब? मैंने कहा 10 साल के इतिहास की किताब, राहुल गांधी की किताब। बस इतनी बात थी कि उन्होंने कहा आपने अनुमति नहीं ली। मैंने कहा पिछली बार भी नहीं ली थी। उन्होंने कहा आपने मेल नहीं किया। मैंने कहा पिछली बार भी मेल नहीं किया था। तो उनकी बातें खुद ही विरोधाभासी हैं। या तो वो कहीं मुझे दिखाएं जिसमें लिखा हो कि पॉलिटिकल किताब पर परमिशन लो, कहीं नहीं लिखा है। तो ये दावा भ्रामक है। आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां कानूनों की आड़ में किस तरह से पेंच बनाती हैं। एक क्लॉज मुझे बताया गया बाद में जिसमें यह था कि कंपनी के बिजनेस पर कोई किताब नहीं लिखेंगे। तो क्या ये बिजनेस की किताब है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सा बिजनेस करती है जिसमें ये किताब का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। क्या कंपनी कोई इस तरीके के बिजनेस में है? तो कंपनी अगर मीडिया कंपनी है तो उसका काम तो किताबों का, विचारों का प्रकाशन है। फिर कैसी दुर्लभ संधि कहीं बीच में आड़े आ रही है? लेकिन आप पत्रकार हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा सवाल मैं पूछ लूँ इसको अपने तरीके से, कि जब आप ये किताब लिखना शुरू किए तो आपको मालूम तो था ही कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप वो न्यूज़ रूम देख रहे थे जहाँ पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड छापने के लिए कहा जा रहा था, पूरा बदलता हुआ माहौल देख रहे थे। और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी उस चैनल से परिचित है सब जानते हैं कि उसका क्या सारा कुछ है। तो ये किताब लिखते हुए कहीं दिमाग में तो होगा कि इसकी कीमत नौकरी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये इस तरह से मैं कहूँगा कि एक तरीके से इतना इस कदर अंदाज़ा नहीं था कि सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे और मुझे हर तरह से परेशान किया जाएगा। हो सकता है कंपनी मुझे कहती कि दयाशंकर आपने किताब लिखी है तो ठीक है, किताब हमारी नीतियों के तहत नहीं आती तो आप अपना आप देख लीजिए। तो मैं रिज़ाइन करता, 3 महीने का नोटिस पीरियड होता। बिल्कुल। उस नोटिस पीरियड में मैं नई नौकरी ढूंढ लेता। बिल्कुल। नहीं, हमको आपको हम सब इसीलिए तो चुप हैं कि EMI भरनी है, बच्चों की फीस भरनी है, हमको यही कह के चुप किया जाता है। बिल्कुल। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा। अशोक जी, मेरी न्यूज़ रूम की वहाँ टीम में लगभग 150 लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो 5 साल से उस न्यूज़ रूम को हेड करता रहा हो, जब वो निकलता है तो HR के लोग उससे कहते हैं कि आप 5 मिनट में चले जाइए। मेरा लैपटॉप मैं अपनी सीट पर रखता हूँ और गायब हो जाता है। वो कहते हैं हमने जब्त कर लिया। मैं कहता हूँ उसमें मेरे भी तो कोई दस्तावेज हो सकते हैं, पत्रकार होने के नाते। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि पत्रकार होने के नाते तो डॉक्यूमेंट हो सकता है मैं किसी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे वापस नहीं किया गया। मेरा फ़ोन और सारी चीज़ें मुझसे कही जाती हैं आप दे दीजिए। कुछ चीज़ें नहीं थी, तुरंत उसी समय घर भेज दिया जाता किसी आदमी को कि आप दे दीजिए। मैं कहता हूँ कि जो मेरा वेतन है, जो मेरा अधिकार है, उसका क्या होगा? वो कहते हैं कि उस पर विचार किया जाएगा।
मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को अंत में आप एक डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसमें ये हो कि मैंने रिज़ाइन किया है। ये कंपनी ने मुझे उस दिन तो शायद जल्दबाजी में दे दिया जिसमें लिखा गया कि मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किए। उसके बाद कंपनी के जो एंकर हैं, बड़े बड़े लोग हैं अशोक जी, ताकतवर लोग हैं, मेरी क्या ही मिसाल है। नैतिकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं अंबेडकर, गांधी, नेहरू और हमारे संविधान के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बारे में इस तरीके से भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये पहले से मैं क्या साजिश करूँगा? राहुल गांधी पर किताब लिखना साजिश कैसे हो गई जिस व्यक्ति पर आप बात नहीं करते हैं? अच्छा, अगर इसी को पलट दे, मान लीजिए मोदी पे आप किताब लिख रहे होते तो? मैं मोदी पे किताब लिख रहा होता और तारीफ के साथ लिख रहे होते, तारीफ के साथ लिख रहा होता तो जैसे एक हमारी कंपनी के वरिष्ठ पत्रकार जिनको लोग प्यार से आरएसएस कहते हैं और वो इस पर गौरवान्वित हैं, उनकी किताब का 10 तारीख को विमोचन है, 9 या 10 तारीख को। उसमें आप देखेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देखेंगे कि सारे लोग मौजूद होंगे, सत्ता मौजूद होगी और जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं सब मौजूद होंगे। तो मोदी पर अगर मैं किताब लिख रहा होता तो आज अशोक जी के कार्यक्रम में नहीं होता, मेरा बुलाते भी नहीं आप, और 3 महीने का मेरा वेतन भी नहीं होता। मेरी पत्नी की और मेरे परिवार की मेरे शादी की सालगिरह पर हम लोग ऐसे रुआसे होके नहीं सोच रहे होते कि अब इस 30 तारीख का क्या करेंगे। मुझे कंपनी ने कुछ नहीं बताया अशोक जी कि क्या, उन्होंने सीधे मुझे लिख करके दिया। वो दस्तावेज कार्यक्रम के अंत में आप दिखाइएगा जिसमें उन्होंने नियम कानून को मोड़ लिया कि उनके पास ये अधिकार है, जबकि हम सब जानते हैं लेबर लॉज के हिसाब से 3 महीने का वेतन सबको दिया जाता है। बिल्कुल। मैंने क्या ऐसी गलती कर दी? इसका मतलब ये किताब या इस बहाने क्या एक्सपोज हो रहा है? पनिश करना चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं। मेरे साथ 150 लोग काम करते थे, नीचे उतरने की हिम्मत 5 की भी नहीं हुई मेरे साथ कि वो मेरे साथ ही सीढ़ियों तक मुझे छोड़ पाएं। उनसे कहा गया कि आप वहीं बैठे रहें, मुझसे कहा गया कि मैं उस तरफ ना जाऊं। कुछ साथी मेरे पास आए, जो न्यूज़ रूम के रिवाज हैं जब कोई जाता है, लेकिन इतना सन्नाटा था। कुछ साथी फिर भी हिम्मत करके आए और वो नौजवान थे जिनको हमने कुछ वक्त पहले रखा था। उन्होंने कहा कि आप कैसे जा सकते हैं, हम आपके लिए एक छोटी सेरेमनी करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा तो हिसाब हो गया, आप लोगों को शायद ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग यहाँ रहिए। मैंने उनको किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं उनके लिए ख़तरा नहीं पैदा करना चाहता था, और मैं चला आया। कौन सा दुनिया भर के न्यूज़ रूम हैं, कौन से न्यूज़ रूम अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ, जो हिंदी का एडिटर हो, 150 लोगों की टीम हो, उसको बिना बताए सारे व्हाट्सएप ग्रुपों से रिमूव करती जाती है। मैं ये कहूँगा कि मैं किसी शोक में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आंखों में भी नमी तो रही होगी ना। बिल्कुल। वो नमी चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। तो अब ठीक है, मैं इतने वर्षों से चुप, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप फला वक्त क्यों चुप थे, आप क्यों चुप थे, लेकिन शायद मैं एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। इस किताब को केवल पाठकों को कवर के हिसाब से नहीं बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी पर किताब है, नहीं। राहुल गांधी का खबर पर इसलिए हो सकता है क्योंकि हर मौके पर वो बोल रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या कोई दूसरा नेता नहीं निकाल सकता था? लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में मुसलमानों पर जब कोई सवाल आता है तो हम भूल जाते हैं। मेरी परवरिश अशोक जी खालिस मुसलमानी मोहल्लों में हुई है। कैसे रोहित वेमुला की जब आत्महत्या होती है या हत्या होती है, कैसे सब चुप हैं? यही लोकतंत्र है। ऊना में दलितों की पिटाई हो रही है, हर जगह सवाल पूछने को हमने ख़त्म कर दिया है। मेरा जो पूर्व कंपनी है, पूर्व नियोक्ता हैं, उनका जो ऑफिस बना है इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे आलीशान ऑफिस है। क्या पत्रकारिता आलीशान भवनों के लिए तैयार की जाती है? क्या पत्रकारिता बड़े बड़े जो है इतना विशाल न्यूज़ रूम है कि कोई उस पर देखने जाए तो उसमें लोग खुश हो सकते हैं? अच्छा, मैं खालिस इंटरव्यू करता बन के एक सवाल आपसे पूछता हूं अपने दर्शकों के लिए, क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? आपको क्यों लगता है कि आपने 750 पेज तो लिख दिया आपने? आजकल आदमी 2 पेज पढ़ने में परेशान हो जाता है। हमसे कहा जाता है तुम लंबे लंबे वीडियो बनाते हो, 15 मिनट के बनाया करो। तो अब ये 750 पेज की किताब कोई क्यों पढ़े? 750 पेज की किताब, हाँ बिल्कुल, 750 पेज की किताब इसलिए पढ़े क्योंकि मैं आपको थोड़ा समय लेते हुए बताना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त के हम मीडिया पर नज़र डालें पिछले 2014 से लेकर के और अब तक, तो अखबारों में खबरें छोटी छप रही हैं,
एक दो दिल्ली से निकलने वाले अखबार हैं जो सही मायने में कभी कभी कुछ छापते हैं, तो वो अखबारें गायब हो गई, खबरें गायब हो गई। वो बिल्कुल। कभी अशोक जी मैं और आप अलग से बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में कैसे जो ये डिजिटल के नाम पर जो डिजिटल न्यूज मीडिया है कैसे डेमोक्रेसी के लिए डेंजर बनता जा रहा है। फेक न्यूज का अड्डा है वो, फेक न्यूज का अड्डा है, और हेट न्यूज का भी। और एक चीज का भी और कि अगर कोई गलती से खबर छप जाए तो उसको 10 मिनट में छोटा भाई, बड़े भाई, मोटे भाई, कोई भी भाई आके उसको हटवा देते हैं। आप देखें कि एक खास नेता का बीजेपी के कैसे जो एफिडेविट था कि ये उन्होंने एफिडेविट किया था कि भाई उनके पास कितनी संपत्ति है, पब्लिक डॉक्यूमेंट था, सारे न्यूज रूम से हटा दिया जाता है। वो यहाँ मिलेगा। 2014 से भारत में जो कुछ महत्वपूर्ण घटा है जिस पर सवाल नहीं है वो यहाँ मिलेगा। पहला चैप्टर दिल्ली है, दूसरा चैप्टर असहिष्णुता है जिसमें वायलेंस का और जिसमें जेएनयू का आप विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर महात्मा गांधी पर हमला है। हम सब गांधी को जानते हैं, मैं कुछ बहुत विशेष नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन अशोक जी मेरे लिए सबसे पीड़ा की घड़ी थी जब मैंने डस्टबिन पर गांधी को देखा। किसी के लिए भी आपने पूरे गांधी के प्रतीक को सफाई पर रिड्यूस किया और बहुत मैं कहूँगा वल्गर तरीके से रिड्यूस किया। मेरा कहना यह है कि अगर सफाई कैंपेन इतना ज़रूरी था तो उसमें तो जो एक दूसरी पार्टी है उसके कितने बड़े बड़े नेता हैं। बिल्कुल। तो उस डस्टबिन पर हम क्यों नहीं देखते हैं कि गोलवलकर की तस्वीर हो? उस डस्टबिन पर सावरकर क्यों नहीं? जब क्या वो गंदे लोग थे? जबकि सावरकर ने सफाई के बारे में बहुत कुछ कहा है। सावरकर को सफाई का पसंद नहीं। बिल्कुल। लेकिन हम गांधी को पनिश कर रहे हैं, गांधी के मानने वालों को पनिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब से मैं पैदा हुआ हूँ और हिंदुस्तान की या हमारे मुल्क की जिन चीज़ों पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया वो तस्वीर को देख करके गुस्सा आया। इसलिए विस्तार से आप ये पढ़ेंगे। इसमें एक चैप्टर है सिनेमा से गांधी को खारिज करने की कोशिश। सिनेमा बहुत लोकप्रिय माध्यम है, पावरफुल भी। कैसे एक फिल्म आती है दक्षिण भारत की और उसमें सबके तस्वीरें हैं, केवल गांधी नहीं। बिल्कुल। कैसे राजकुमार संतोषी एक फिल्म बनाते हैं, आपने तो इतना काम किया है अशोक जी, कैसे वो अधकचरा फिल्म बनती है जिसमें ये बताया गया है कि गोडसे ने गांधी की जान। और एक प्रगतिशील लेखक जो है वो बाकायदा एक प्रगतिशील लेखक उसका लेखक है उसके, और वो कहते हैं कि उसका एक एक शब्द जो लिखा गया है उससे मैं राजी हूँ, उस पर राजी हैं। तो अब उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। एक चैप्टर है सांप्रदायिकता, अगला चैप्टर सांप्रदायिकता में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैबिनेट मंत्री मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्या इसके लिए भी किसी से इस्तीफा मांग लेते आप? सबरीमाला पर हमारे गृह मंत्री कहते हैं कोर्ट ऐसे फैसले ना दे जो लागू ना किया जा सके, और हम कहते हैं कि हमारा देश अमृतकाल में है। ये अमृतकाल है। धर्म संसद, सावरकर के जन्मदिन पर नए संसद का उद्घाटन। तो सावरकर को डस्टबिन पर नहीं लाना है, लेकिन गांधी को डस्टबिन पर लाना है, क्योंकि हम चुन रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। सिंगोल के नाम पर एक बहुत विस्तार से आप पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने भी काम किया, जो बाकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, उस पर है। नसरुद्दीन शाह साहब के इंटरव्यूज़ हैं। अतीक अहमद के समय क्या हुआ हम सब जानते हैं। मणिपुर में जो सब कुछ चल रहा है वो कहाँ छप रहा है? हिंदी में तो कहीं है ही नहीं। आपने कहा कि किताब मोटी ना हो जाए, मेरे सामने भी दिक्कत थी, और जब पब्लिशर नहीं मिला, हम परिवार में बैठे, तो ये हुआ कि भाई नौकरी तो पता नहीं क्या होगी जब ये लिख ही रहे हैं। डर, मन में संशय तो था ही, लेकिन ये हुआ कि क्या सब कुछ खप जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद यही मेरा प्रायश्चित है 10 साल से जो मैं नौकरी कर रहा हूं। एक बात और मैं दर्शकों के लिए कहूंगा कि जब आप विस्तार से लिखते हैं तो पतली किताब मोटी किताब के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। मेरी जो पहली किताब कश्मीरनामा आप जानते हैं 600 पेज की किताब है और बहुत पढ़ी गई, कई भाषाओं में अनुवाद हुई। बिल्कुल। फिर इसमें एक अगला 5वां खंड है मनमाने फैसले और संवैधानिक संस्थाओं का कब्जा। इसमें आप इलेक्टोरल बॉन्ड से देखेंगे, नोटबंदी को देखेंगे, 2G स्पेक्ट्रम को देखेंगे। आपको याद होगा पूर्व विनोद राय ने 0-0 करके जो है पूरे देश में क्या वातावरण रचा और किस तरह वो काम कर रहे थे। आज लोग मैं अपने आप को उसी सीएजी की आज रिपोर्ट आती है, बात ही नहीं होती उस पे। उसी सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे का जिक्र आता है, उसी सीएजी की रिपोर्ट में सड़कों का जिक्र आता है। उस सीएजी पर ये मीडिया मुझ पर जो अभी लोग आरोप लगा रहे हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक पत्रकार अगर सवाल कर दे तो उसको ऐसे हैरेस करें, उसको ऐसे ट्रोल करें। खैर,
2G स्पेक्ट्रम पर माफ़ी मांगते हैं विनोद राय, ये कहीं नहीं आता है। क्यों? इसलिए ये किताब मोटी होती जाएगी। पीएम के आर्थिक सलाहकार संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया? सवाल ही नहीं उठता, प्रमोशन हो जाएगा कल उनका। ये संविधान, वो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है। एक तरफ आप बाबा साहब की कस्में खाते हैं। अगर एक शब्द कई बार बड़ा प्रचलन में आता है, दोगले होना, मैं नहीं कहूँगा कि कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं। पेगासस पर हिंदी अखबार क्या लिख रहे हैं हम सब समझ सकते हैं। पीएम केयर्स का पैसा कहाँ जा रहा है? इसलिए मैंने कहा ये हर 10 साल में एक एक चीज़ लगी है। पिछले करीब 3 सालों से अशोक जी, आपने मुझे इतना समय दे रहे हैं, 3 सालों से मेरा जीवन केवल 2 ही चीज़ों में था। मैं सुबह 7 बजे से अपना काम शुरू करता था, रात को शाम को 7-8 बजे तक, और उसके बाद मैं 9-10 बजे से प्रतिदिन। मैंने चूंकि नौकरी करते हुए ही किताबें लिखी हैं, तो मैं तो बहुत बेहतर समझ सकता हूं। बिल्कुल। फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं। एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पाठकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ज़रूर पढ़ें। तो आप ये देखेंगे इस किताब के 44वें अध्याय में कि व्हाट्सएप कॉलिंग को सरकार सुन रही है। ये इसलिए मैं दर्शकों से, अपने किताब के पाठकों से कहना चाहूँगा क्योंकि हम सबको भ्रम है कि अगर हम लोकतंत्र के पक्ष में कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो लोग शायद व्हाट्सएप पर हमको कोई सुन नहीं रहा हो। आप ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ें। मैं चाहता हूँ इसको आप आजकल की भाषा में वायरल करें, अपने रिश्तेदारों को भेजें और बाकी लोगों को भेजें और उनको बताएं कि जो व्हाट्सएप पर जो सब कुछ है वो कल उनके खिलाफ ही चला जाएगा, इस्तेमाल होगा। इसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है किताब का न्यायपालिका। इसमें आप देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री सीजीआई के दफ्तर में जाते हैं। मैं अपने पाठकों से बहुत विनम्रता से बताना चाहूँगा कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है कि प्रधानमंत्री सीजीआई के दफ्तर में जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाएं। अयोध्या केस का जब फैसला आता है, ये कुछ बारीक बातें भी हैं जो शायद पत्रकार होने के नाते हम महसूस करते हैं। वो आमतौर पर रवायत ये है, रिवाज ये है कि जो फैसला लिखा जाता है उसमें जज का नाम होता है। इस फैसले में, इतने महत्वपूर्ण फैसले में, किसी जज का नाम नहीं लिखा जाता है। इसके सवाल को टाल दिया जाता है। क्या कारण है कि गगोई साहब आगे चल के राज्यसभा में जाते हैं? ये इसलिए पाठकों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये वही गोगोई साहब हैं जिन्होंने 4 जजों के साथ मिलके और अपने सीजीआई के साथ में एक तरीके से मैं कहूँगा कि विद्रोह किया था या कॉन्फ्रेंस किया था। हाँ, तब हमें लग रहा था कि ये क्या है, लेकिन जल्द ही हम समझ पाते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। मुझे ये कहा जा रहा है, दयाशंकर मिश्र को ये कहते हुए उनके खिलाफ कंपनी ने जो नोटिस जारी किया, आप देखेंगे कि मैंने नियमों का पालन नहीं किया। अनुराग ठाकुर की जो हेट स्पीच है उस पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा था। ये अखबारों में छपता तो है लेकिन सिंगल लाइन में। हमारे दर्शक पाठकों को ये देखना चाहिए। चर्चा नहीं होती इसलिए लोग भूल जाते हैं। नहीं होती, भूल जाते हैं। जाकिया जाफरी को हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। क्या उनके साथ घट रहा है एक मॉडल स्टेट में। फिर इसमें सारी बहसें आप देखेंगे। एक और इलाहाबाद हाई कोर्ट को आप इसमें 56 नंबर चैप्टर पर ज़रूर पढ़ें जिसमें उन्होंने लिखा है कि गाय को मारने वाला नर्क में सड़ने लायक है। हाई कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि जो इंसानों को मार रहे हैं उनका क्या है। लिंचिंग के मामले टलते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जैसा इस किताब में आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री ने जिन मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत किया था, आगे चल के उनका कुछ नहीं होता है। जो राजस्थान में पहलू खान है, मोहसिन खान पुणे में है, इनके लोगों के लिए कुछ नहीं है। गाय बहुत ठीक है, लेकिन गाय के बारे में लोगों को सावरकर के विचार पढ़ने चाहिए, तब शायद वो समझ पाएँ। आपकी किताबों में इनको आसानी से मिल जाएगा। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत महत्वपूर्ण जज हैं, वकील हैं, उनकी टिप्पणियां हैं और बिल्किस बानो पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मीडिया से चूंकि मैं हूं और इस तरीके की स्थिति हुई है कि किताब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 62 अध्याय में आप पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 62 में, कि एक बड़ी मीडिया कंपनी जो नोएडा में है उसके मालिक ये कहते हुए प्रधानमंत्री को बुलाते हैं कि आइए हमारी दुकान चलाइए, और प्रधानमंत्री कहते हैं आपकी दुकान मैं चलाता हूँ। जब मीडिया दुकान बन जाएगी उसमें मेरे जैसे हजारों दयाशंकरों को 1 मिनट के अंदर निकाल दिया जाएगा। या ये पूरे चैप्टर्स हम स्क्रीन पे चला देते हैं ताकि पाठक आराम से देख भी लें इसको। बिल्कुल। और एक अगला चैप्टर है
जिसमें सारे वो वायरल वीडियो हैं जिसके लिए राहुल गांधी के लिए छवि गढ़ी गई, राहुल गांधी के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये काम तो किसी एक पार्टी को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं, वो तो किसी पद पर नहीं है। मैं ये कहता हूं कि विपक्ष का नेता सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बिल्कुल। हमें याद है 90 के दशक में विपक्ष के लोग क्या कर रहे थे। बिल्कुल। वो जो यात्राएं निकल रही थी देश भर में, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि जो ये जिसको हम आंदोलन कहते हैं, आंदोलन वैमनस्य का काम नहीं करता है, लेकिन 90 में विपक्ष के 2 लोग मिलकर के पूरे देश में यात्रा चलाते हैं, दंगे करा रहे थे, दंगे कराते हैं, हम उसको आंदोलन कहते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये जरूरी हिस्सा है कि जितना दुष्प्रचार राहुल गांधी पर हुआ, हर एक चीज का तथ्यात्मक जवाब है कि वो असल में उन्होंने कहा ही नहीं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मीडिया इसका उपकरण था। क्यों? क्योंकि जो बेंगलोर से मैसेज आते थे वो अक्षरशः चल जाते हैं। अगले चैप्टर में आप विस्तार से राहुल गांधी के भाषण पढ़ेंगे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, रवीश के साथ जो उनका इंटरव्यू है वो आपने बिल्कुल 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 हमने ये पूरा विस्तार से उनका इंटरव्यू छापा है। ये इसलिए भी पाठकों को पढ़ना चाहिए कि जब राहुल गांधी किसको चुनते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बिल्कुल, राहुल गांधी रवीश कुमार को इंटरव्यू देने के लिए चुनते हैं। उन रवीश कुमार को लाइव इंटरव्यू के लिए चुनते हैं जिनके प्रश्नों से हर कोई सत्ता में रहने वाले लोग परेशान होते हैं, भागते रहते हैं। उन रवीश कुमार का चुनाव राहुल गांधी उनको इंटरव्यू देते हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री 10 वर्ष में कोई समय नहीं निकाल पाते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिनका बहिष्कार कर देती है, उनको इंटरव्यू देते हैं। राहुल गांधी इंटरव्यू देने के लिए आम खाने वाले लोगों को बुला करके नहीं लाते हैं कि भैया आम कैसे खाओगे ना। राहुल गांधी इंटरव्यू देने वालों को, राहुल गांधी का जो लोग इंटरव्यू कर सकते थे या जो लोग बातचीत कर सकते हैं, वो उनसे प्रश्न सामने पूछ रहे हैं। यहाँ पर मैं उस न्यूज रूम का हिस्सा रहा हूँ जहां पर पहले सवाल जाते हैं, फिर जवाब आते हैं, 10 बार में आप उसको तय करते हैं। तो ये एक जरूरी हिस्सा आपने बताया। रवीश कुमार का इंटरव्यू अभी मैं भी पढ़ नहीं पाया हूं क्योंकि किताब अभी हाथ में आई है, आप पढ़ लें, फिर चैप्टर्स दिमाग में रह गए, हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे। और फिर एक भारत जोड़ो यात्रा पर विस्तार से बात है। भारतीय मीडिया ने, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, भारतीय मीडिया में हम केवल अंग्रेजी को के सहारे नहीं चल सकते ना, कि अंग्रेजी में कहीं एक पेज छप गया, बहुत सारे आलोचक मुझे कह रहे हैं कि वो फला अखबार ने छापा। हम देखेंगे कि वो अखबार प्रसार में बहुत कितने लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन जो हिंदी के अखबार है, जिसको आप सब लोग कह रहे हैं, असल में वो क्या छाप रहे हैं? हिंदी के अखबार ने पिछले दिनों, अशोक जी, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक की खबर छापी। अच्छा। वहां जम्मू में। और आप देखें, इतनी फर्जी खबर थी कि सरकार ने उसका खंडन किया। मुझे बताइए कि इतनी बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबर छप रही है कि फर्जी, हिंदुस्तान की हिंदी के अखबार फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक छाप दे रहे हैं। तो क्या वो बना के आते हैं? कहां से आता है? या पहले आ जाता है, चुनाव के दिन के पहले आ जाता है? क्या उसके लिए किसी ने इस्तीफा दिया? सवाल ही नहीं उठता। इतनी बड़ी खबर के लिए अखबार के मालिकान को बुलाया जाना चाहिए था, और वो बाईलाइन स्टोरी थी। अरे मंत्रियों ने बाकायदा कहा कि यूक्रेन युद्ध जो है वो आधे घंटे के लिए रुकवा दिया गया, जिसका भारत सरकार के जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं उन्होंने खंडन किया। लेकिन उसके लिए किसी मीडिया के पत्रकार को नहीं कहा गया कि भाई आपने खबर चलाई। बिल्कुल। तो इस तरह से हम देखेंगे। हमारे पाठकों के लिए मैं बता दूं कि इस किताब में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहा गया, बहुत विस्तार से लिखा है। ये हमारे पाठकों को कहीं और नहीं मिलेगा पढ़ने को, क्योंकि जो बाहर के संस्थान हैं उनके अखबार यहाँ नहीं आते हैं और वो अपनी भाषा में नहीं है। तो आप पढ़िए कि दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार भारत जोड़ो यात्रा को किस महत्व के नजरिए से देख रहे हैं। और ये ओपिनियन नहीं है अशोक जी, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। बिल्कुल। उनके लोग यहाँ पर हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो उस यात्रा में चल रहे हैं। और मेरी अपनी दृष्टि में भारत जोड़ो यात्रा आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इसलिए महत्वपूर्ण यात्रा है कि उसने हाशिए पर पड़े हमारी आबादी के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को, जिसको संविधान के तहत इस देश में रहना है, बराबरी से रहना है, जितना दयाशंकर और अशोक जी को हक है उतना ही उसको भी हक है, उन सबको कहां हमने किस तरफ फेंक दिया। जाति जनगणना पे लाकर आपने खत्म किया है। जाति जनगणना पर जाके बात खत्म होती है। पुलवामा हमले का जिक्र इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको किसी अखबार ने नहीं छापा। और 2019 का चुनाव उसी से तय हुआ। 2019 का चुनाव उसी से तय हुआ था। ये सारी चीजें बहुत विस्तार से इस किताब में हैं।
मैं आपसे ख़ासतौर पर गुजारिश करूंगा, अपने पाठकों से गुजारिश करूंगा कि आमतौर पर हम किताबों की भूमिका को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं कि इसमें तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस किताब की भूमिका मैंने ही लिखी है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किताब में शायद विस्तार से नहीं आ पाई, या भूमिका चूँकि आखिरी में हम लिखते हैं किताब तय हो जाती है, तो आप भूमिका ज़रूर पढ़ें। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ये बताएंगी कि किस तरह सांप्रदायिकता को सरलीकरण मान लिया गया है। हमारे आसपास किसी को लिंच कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कल भी हुआ था। मैं एक घटना के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ या जैसे मैंने किताब लिखी, मैं न्यूज़ रूम में रहते हुए क्या कर रहा था। पहली बात ये कि मैं ये बात बहुत विश्वास और बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने करियर में कभी किसी सांप्रदायिकता का किसी रूप में समर्थन नहीं किया। सार्वजनिक जीवन में आप कभी भी नहीं पाएंगे, ज़ीरो मेरा टॉलरेंस रहा। कंपनी के साथ मेरे टकराव उस पर हमेशा होते रहे। एक छोटी सी घटना के साथ मैं बात समाप्त करूँगा। लगभग 1.5 साल पहले कोरोना के अंतिम चरण में यहीं नोएडा में हमारे एक साथी थे जो जगराते का विरोध करने गए, और जगराते का विरोध करने के बाद उनकी पिटाई कर दी गई और उनकी पत्नी को सार्वजनिक रूप से उनके साथ बदसलूकी की गई। बिल्कुल। अब जब ये घटना हुई तो इस घटना को तो कायदे से मीडिया का समर्थन करना चाहिए था, इस खबर को आना चाहिए था, लेकिन हमारे इतने विशालकाय मीडिया, न्यूज़ रूम में तमाम लोगों ने, किसी ने इस खबर पर नहीं दिया। मैं उस वेबसाइट का संपादक था, हमारे यहाँ वो खबर छपी। उस खबर के बाद मुझे तो लगा कि मुझे शाबाशी दी जाएगी कि यार हमारे पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है और आपने एक खबर छापी है, और आप नहीं छापेंगे तो मैं आज आपके यहाँ काम करता हूँ, तो आप अगर मेरा समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन ये जो मीडिया है ये डरा हुआ मीडिया है। तो इस डरे हुए मीडिया में हुआ कि खबर कैसे छपी, मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मैंने खैर स्पष्टीकरण उनको दिया। मुझे फिर आगे चल के मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि उसको नौकरी से निकालो। मैंने जिसकी पिटाई हुई थी, जिसकी पिटाई हुई थी। ये लोक मीडिया है, ये लोकतंत्र और संविधान का मीडिया है। मीडिया का काम कॉरपोरेट हितों की पैरवी करना नहीं है। मीडिया का काम खबर दिखाना है, और वो खबर दिखाना है जिससे प्रजा से नागरिक बनता है। ये जो मीडिया है अशोक जी, ये हमें प्रजा बनाना चाहता है, क्योंकि संगोल तो राजा के पास होता है ना। तो ये राजा से प्रजा बनने की बात है, और प्रजा चुप रहती है, प्रजा सवाल नहीं करती है, प्रजा आज्ञा पालक होती है। तो जिस संविधान ने, जिन बाबा साहब के संविधान ने हमें नागरिक बनने का दर्जा दिया, अब हमको बनाया जा रहा है प्रजा। मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, आप निकाल दीजिए। ये कंपनी के साथ जो शुरुआती मतभेद आए, जहां मैं खड़ा हुआ, बाद में लोगों ने सवाल किए कि उसको क्यों नहीं निकाला। मैंने कहा आप निकाल दीजिए भाई, मुझसे भी बड़े बड़े अफसर हैं, मैं तो एक छोटा सा आदमी था। और मैंने जिस वजह से भी फिर खैर बात नहीं हुई, उनको अलग तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा, जितना मैं उनका समर्थन कर पाया मैंने किया, मुझे इसका संतोष है। तो इतने डरे हुए लोग हैं। आप जानते हैं अशोक जी, जगराता कौन करा रहा था? जगराता ये जो हिंदू वाहिनी का है, मतलब सोचिए जिला अध्यक्ष था हिंदू वाहिनी का, उन्होंने सौरभ की पिटाई की थी और उनके परिवार पर हमला किया था। इतनी बड़ी विशाल मीडिया कंपनी हिंदू वाहिनी के उस स्थानीय अध्यक्ष से डर जाती है। तो ये मीडिया की सच्चाई है। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। सन्नाटे के पीछे से फिर एक सदा ये आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। जब ये लिखा गया था तो पता नहीं क्या हालात थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि वैसा ही सन्नाटा हमारे यहाँ है। बहुत शोर दिखाई देता है, दुनिया भर के चैनल हैं। अगर आप टीवी का रिमोट हाथ में ले लीजिए तो आधा घंटा कई बार आपको यही तय करने में लग जाता है कि क्या देखें और क्या ना देखें। और अगर आपके पास दिमाग है, दिल है, आत्मा है, तो आधे घंटे से बहुत पहले आप शायद टीवी बंद करके एक तरफ रख देंगे, क्योंकि वहां पे शोर तो बहुत है, सच नहीं है। हम डेमोक्रेसी हैं, आजकल मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाने लगा है।
और इस तथाकथित मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, इस डेमोक्रेसी में, बाबा साहब के संविधान से चलने वाले इस देश में सच कहना या अपना सच कहना, हो सकता है जो मैं सच कह रहा हूं वो आपके सच से अलग है, लेकिन आपको अपना सच कहने का अधिकार है और मुझे अपना सच कहने का अधिकार है। यही तो लोकतंत्र है, यही अभिव्यक्ति की आजादी है कि मैं कहूं ये सच है, आप कहें नहीं ये सच है, और दोनों प्रिंट में उपलब्ध रहें, उपस्थित रहें, पाठक पढ़ के, सुन के और ये तय कर ले कि उसका सच क्या होना है। लेकिन हमारे यहां एक पत्रकार जरूरी ये हो गया है कि वो सरकारी बन जाए, जरूरी ये हो गया है कि सरकार जो चाहती है और सरकार को चलाने वाली ताकतें जो चाहती हैं सिर्फ और सिर्फ वही कहे अथवा खामोश रहे। ऐसे माहौल में सच बोलना मुश्किल तो है, लेकिन यही माहौल है जिसमें सारी कीमतें चुकाकर सच बोलना पड़ेगा। मैं अपनी कहानी क्या कहूं, मैं भी नौकरी करता था, मैंने भी नौकरी छोड़ी, हालांकि मैं पत्रकार नहीं था, लेकिन यही वजह है कि शायद हमारे जैसे लोग जो किताबें लिख रहे थे यूट्यूब चैनल पर आए हैं ताकि कम से कम कहीं अपनी बात कह सकें। और यही वक्त है जब आपको हमारे जैसे लोगों का, लड़ने वाले लोगों का सपोर्ट भी करना चाहिए। किताब अमेजन पर उपलब्ध है और भी प्लेटफॉर्म्स पे किताब आ जाएगी, जैसे जैसे आएगी मैं अपडेट कर दूंगा। आप पहला पिन कमेंट हमारा खोलिएगा, उस पिन कमेंट में इस किताब का लिंक हम देंगे और उस लिंक से आप सीधे किताब खरीद सकते हैं। अगर आप जानते हैं लेखक को तो मेरी आपसे अपील है कि कृपया फ्री में किताब न मांगे, छापने में खर्च आया है। और अगर नहीं जानते हैं तो जितना कुछ आपने देखा उसके बाद अगर आपको लगता है कि यह किताब आपके घर में होना चाहिए, आपको पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है उसकी डिटेल जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो इस किताब को मंगाकर पढ़िए। आज मैं आपसे कोई अपील नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपसे किसी मदद की अपील कर रहा हूं। जो मदद आप हमारे चैनल की करते हैं, आज ये किताब खरीदिए, इस किताब को पढ़िए। ये आप पढ़ेंगे तो हम सबकी मदद होगी और आपकी अपनी मदद होगी, क्योंकि आप तस्वीर का वो रुख देख पाएंगे जो आमतौर पे न्यूज रूम में दबा दिया जाता है। यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम चाहेंगे हमारे चैनल पे आप लगातार आते रहें।